Hello everyone, welcome to EduChants. So we are with another video of theories and measurement of personality. So this is the last class for psychology. So we are completing psychology today and we'll begin with assessment, and it will take 2 or 3 classes maximum to complete the 4th unit. Then we will move on to the 5th unit. Along with you will get MCQs daily. So today only you will get another 25 questions in the evening. राइट तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है थ्योरीज और मेजरमेंट ऑफ पर्सनालिटी। देखिए पर्सनालिटी से बहुत सारे सवाल डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं और मेजरमेंट ऑफ पर्सनालिटी से उसमें थोड़ा सा कम क्वेश्चन आता है, लेकिन जो क्वेश्चंस आते हैं वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, ठीक है, रिलेटेड टू दैट। तो हम देखते हैं, हमारा ये लेक्चर नंबर 24 है। एसएसबी एग्जाम जो कि 3 दिसंबर को है और नेट का एग्जाम भी करीब आ रहा है, 6 के बाद ही एग्जाम सब है। तो इसी के लिए हमारा प्रिपरेशन है, जो भी ये प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ इसको शेयर कीजिए। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज पर्सनालिटी देन? पर्सनालिटी क्या होता है? पर्सनालिटी इज एन इंक्लूसिव कॉन्सेप्ट एंड इंक्लूड्स all the traits, tendencies which bring about consistency and dynamism in personality. हमारे अंदर जितने सारे ट्रेट्स होते हैं, ट्रेट मतलब हुनर होता है, गुण होता है, या तो टेंडेंसी यानी कि कोई भी जो हम करते हैं, हमारा व्यवहार होता है, हमारा गुण होता है, हमारे जो टेंडेंसीज हैं जो हम अक्सर किया करते हैं, वही जो डेली डेली हम करते हैं। ऐसा नहीं है कि आज हमने कर दिया, किसी एक दिन हम सुबह उठ जाते हैं और कहते हैं कि हम डेली वो करते हैं। नहीं, जो हम डेली करते हैं, आवर ट्रेट्स, हमारे गुण होते हैं, टेंडेंसीज होते हैं, जो हम डेली डेली हमारा अक्सर का काम होता है वही। और इट इज अबाउट कंसिस्टेंसी, जो डेली करते हैं यानी कंसिस्टेंटली हम करते आ रहे हैं, उसी को पर्सनैलिटी कहते हैं। तो किसी का पर्सनैलिटी एक दिन में जज नहीं किया जा सकता है। वो डेली डेली क्या करता है, कैसे करता है, ठीक है, उसका इंटेंट क्या है, उसका अटेंशन कैसा है, उसका एटीट्यूड क्या है, उसी को हम कहते हैं पर्सनैलिटी। The word personality has been derived from the Latin word persona. persona का मतलब होता है a mask used by the actors. एक्टर जब मास्क पहनते हैं, करते हैं ना वो मतलब जोकर वाला, मतलब अलग अलग मास्क पहनते हैं और वो अलग अलग एक्टिंग करते हैं। तो पर्सोना का मतलब होता है जो सामने दिखाई देता है, आपका बिहेवियर जो दूसरों को पता चल रहा है। जैसे कि मास्क के पीछे वो चाहे रो रहा हो, लेकिन मास्क अगर हंसने वाला है तो सामने वाले को लगता है कि वो हंस रहा है, ठीक है। इट इज यूनिक एंड स्पेसिफिक। पर्सनैलिटी सबसे यूनिक होता है, सभी का पर्सनैलिटी अलग होता है एंड इट इज स्पेसिफिक। तो इसके फादर कौन है? गॉर्डन एल्पोर्ट इज द फादर ऑफ पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी के फादर है गॉर्डन एल्पोर्ट, ठीक है। जेबी वॉटसन ने कहा पर्सनैलिटी इज द सम ऑफ एक्टिविटीज दैट कैन बी डिस्कवर्ड बाय एक्चुअल ऑब्जर्वेशंस ओवर अ लॉन्ग इनफ पीरियड ऑफ टाइम टू गिव रिलायबल इंफॉर्मेशन। पर्सनैलिटी क्या है? पर्सनैलिटी हमारे सारे जो हम काम करते हैं, हमारे जितने सारे बिहेवियर या फिर जो एक्टिविटीज हम करते हैं, ये सबका एक समारोह है। मतलब इन सबको अगर इकट्ठा जोड़ देते हैं, वो भी अगर हमने किसी के एक्टिविटीज को आज या फिर कल ऐसे नहीं देखा, लॉन्ग इनफ पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि उनको बहुत दिनों से हम देखते आ रहे हैं कि वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, उसको अगर देखते हैं तो उसमें से जो हमें इंफॉर्मेशन मिलेगा उसको पर्सनैलिटी कहते हैं। यानी पर्सनैलिटी वो होता है जो काम को हम अंजाम देते हैं, जो भी काम हम करते हैं, वो भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक लंबे समय तक हम जो काम करते रहते हैं, उसी को देख करके जो इन्फॉर्मेशन मिलता है, उसी से डिसाइड किया जाता है कि आपका पर्सनैलिटी कैसा होता है, ठीक है। जो काम आप डेली डेली करते हो उसी से पता चलेगा आप का पर्सनैलिटी क्या है। वुडवर्थ ने कहा पर्सनैलिटी इज द क्वालिटी ऑफ इंडिविजुअल्स टोटल बिहेवियर। पर्सनैलिटी क्या है? ये इंडिविजुअल का टोटल बिहेवियर का एक क्वालिटी है, मतलब उसका टोटल बिहेवियर कैसा है उसके पर्सनैलिटी से पता चलता है, ठीक है, ओके। अब देखते हैं थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी को हमने कैसे डिवाइड किया है। अब जो आज हम जो थ्योरीज पढ़ेंगे वो 2 प्रकार से पढ़ेंगे, एक है टाइप थ्योरी, एक है ट्रेट थ्योरी, और एक है साइको एनालिटिकल थ्योरी। बेसिकली 2 प्रकार की ही है इंपॉर्टेंट, साइको एनालिटिकल और भी एक टाइप है जिसमें एक ही थ्योरी है। बाकी देखेंगे टाइप में थ्योरी देखेंगे किनका? हिपोक्रेट्स का थ्योरी, कार्ल जंग का थ्योरी, क्रेस्मर का थ्योरी, शेल्डन का थ्योरी, फ्रेडमैन एंड रोजनमैन का थ्योरी। वैसे ट्रेट थ्योरी में देखेंगे गॉर्डन एल्पोर्ट का थ्योरी, आरबी कैटल का थ्योरी, आइसन का थ्योरी और बिग 5 पर्सनैलिटी थ्योरी। साइको एनालिटिकल में एक ही थ्योरी है सिगमंड फ्रॉइड का, जो हम देखेंगे, क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं एक एक थ्योरी। तो सबसे पहले आते हैं टाइप थ्योरीज। टाइप थ्योरी, जिन्होंने टाइप थ्योरी किया तो उनका मानना यह होता है द पर्सनैलिटी इज बेस्ड ऑन द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द बॉडी, यानी कि फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द पर्सन, फिजिकल अपीयरेंस से वो जैसे दिखता है। फिजिकल अपीयरेंस नॉट ओनली कि
आपका शरीर कैसा हो, यानी कि फिजिकल आपके जो ऑर्गन्स होते हैं उससे डिसाइड होता है, फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल ऑर्गन से डिसाइड होता है कि आपका पर्सनालिटी कैसा होगा। जैसे कि फर्स्ट आते हैं उसमें हिपोक्रेट्स, और आपको पता है कि हिपोक्रेट्स एक ग्रीस के बहुत बड़े मतलब फिजियोलॉजिस्ट है, और ये फादर ऑफ मेडिसिन है, फादर ऑफ मेडिसिन माने जाते हैं, वेस्टर्न मतलब ग्रीस से वो बिलोंग करते हैं, ठीक है। ये फादर ऑफ मेडिसिन माने जाते हैं हिपोक्रेट्स। उन्होंने कहा हमारे बॉडी में 4 प्रकार के फ्लूइड्स या फिर लिक्विड होते हैं, जिससे या फिर जो बाइल हम मानते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं, उन्हीं से डिसाइड होता है कि आपका पर्सनालिटी कैसा होगा। हिपोक्रेट्स ने उन्हें डिवाइड किया। फर्स्ट इज येलो बाइल, जो कि लिवर से आता है, इसको इन्होंने नाम दिया कोलेरिक पर्सनालिटी। कोलेरिक पर्सनालिटी जो कि येलो बाइल से आता है, ठीक है, येलो बाइल जो कि लिवर से आता है, जिसमें येलो बाइल ज्यादा होता है उसको, उसमें कोलेरिक पर्सनालिटी दिखाई देता है। कोलेरिक पर्सनालिटी क्या होता है, दे आर इमोशनली वीक, इमोशनली वीक होते हैं, बॉडीली स्ट्रांग होते हैं, बट इजीली टेम्पटेड एंड इरिटेटेबल, ये बहुत जल्दी गुस्सा कर जाते हैं और उन्हें जल्दी चिड़चिड़ापन आ जाता है। इमोशनली तो वैसे भी वीक होते हैं लेकिन बॉडीली स्ट्रांग होते हैं। दे आर एंग्री बट पैशनेट, वो गुस्सा बहुत करते हैं लेकिन वो किसी भी चीज को मतलब चाहत से करते हैं, ठीक है। दे आर स्ट्रांग एंड इमेजिनेशन, वो बहुत अच्छे से, इमेजिनेशन उनका बहुत स्ट्रांग है, इमेजिन कर सकते हैं, सोच सकते हैं। उसके बाद जो सेकंड फ्लूइड है बॉडी में वो है ब्लैक बाइल। ब्लैक बाइल यानी कि नाम से ही पता चल रहा है, ब्लैक बाइल जो कि किडनी से आता है, इसको मेलानकोलिक पर्सनालिटी कहा जाता है। मेलानकोली यानी बहुत ही दुखी, उदास, ठीक है। तो ये दे आर बैड इन टेम्पर, उनका जो व्यवहार है वो बिल्कुल अच्छा नहीं रहता है, ठीक है। दे आर इमोशनली एंड फिजिकली वीक, इमोशनली भी और फिजिकली भी वीक होते हैं। दे आर सैड, डिप्रेस्ड, पेसिमिस्टिक, वो अपने ही अंदर सारे कोई भी चीजें हैं जो है वो उनको दफना लेते हैं और बहुत दुखी होते हैं ये लोग, जो जिनमें ब्लैक बाइल ज्यादा होगा। जिनमें व्हाइट बाइल या फिर फ्लेगम जिसमें होता है ज्यादा, जो कि लंग से आता है, इसको फ्लेगमेटिक पर्सनैलिटी कहा जाता है। ये बहुत ही कूल एंड काम होते हैं, आराम से, जो कहते हैं ना कि बहुत ही आराम से काम करते हैं। दे आर वेरी स्लो एंड स्लगिश, जैसे होता है ना कि पैंडा की तरह खा लिया सो गए, ठीक है, मतलब कूल एंड काम बट स्लो एंड स्लगिश, बहुत ही धीरे धीरे काम करते हैं, स्लगिश होते हैं। दे आर इमोशनली स्ट्रांग बट बॉडीली वीक, इमोशनली स्ट्रांग होते हैं लेकिन बॉडीली वीक होते हैं। ये व्हाइट फ्लेगम से होता है। नेक्स्ट और लास्ट आता है जो कि सबसे बेस्ट पर्सनालिटी है, वो है ब्लड। ब्लड जो कि हार्ट से आता है, इनको सैंग्विन पर्सनालिटी कहा जाता है। दे आर लाइट हार्टेड एंड ऑप्टिमिस्टिक, बहुत ही मतलब ज्यादा दिल पे चीजें लेते नहीं है, ठीक है, ज्यादातर वो नहीं करते हैं, जैसे कि ज्यादा इमोशनल हो जाना, ज्यादा सोचना, ये नहीं करते हैं, बहुत ही लाइट हार्टेड होते हैं। ऑप्टिमिस्टिक, हमेशा उनमें उम्मीद रहता है कि हाँ मेरा कुछ ना कुछ हो तो जाएगा जरूर, ठीक है। दे आर हैप्पी एंड होपफुल, खुश रहने की कोशिश करते हैं और बहुत सारे आशाओं में वो रहते हैं। दे आर अकोमोडेटिंग एंड एनर्जेटिक, हर चीज पे वो एडजस्ट कर सकते हैं और बहुत ज्यादा एनर्जेटिक भी होते हैं, ठीक है। तो ये है बेस्ट टाइप ऑफ पर्सनैलिटी। उसके बाद आते हैं कार्ल जंग। कार्ल जंग ने जो डिवीजन किया है, उस पर्सनैलिटी को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बस पिक्चराइज मैंने किया है यहाँ पे डायग्राम में, आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए पर्सनैलिटी उनके हिसाब से, कार्ल जंग के हिसाब से 2 प्रकार के होते हैं बेसिकली। एक होता है इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट वो होता है जिनमें वो मतलब सभी चीजें सीक्रेट रखेगा, कुछ शेयर नहीं करेगा आपसे, सीक्रेट रखेगा, इंट्रोवर्ट होता है। दोस्तों से मतलब दोस्ती बनाना, दूसरों से बातें शेयर करना, वो उनमें नहीं होता है, इंट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट क्या होते हैं, एक्सट्रोवर्ट ग्रुप बनाएगा, दोस्त बनाएगा, उनके साथ शेयर करेगा, हर चीज शेयर करेगा, ठीक है। ये शेयरिंग नेचर का होता है, शेयरिंग, और ये सीक्रेट रखता है, ठीक है। तो कार्ल जंग ने बेसिकली ये 2 डिवीजन तो किए हैं, इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट, लेकिन इसको इंट्रोवर्ट को भी और एक्सट्रोवर्ट को भी उन्होंने अगेन वही 4 टाइप में डिवाइड किया है, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। थिंकिंग टाइप, फीलिंग टाइप, सेंसेशनल टाइप एंड इंट्यूटिव टाइप, ठीक है। वहां पे भी वही थिंकिंग टाइप, फीलिंग टाइप, सेंसेशनल टाइप एंड इंट्यूटिव टाइप। इसका मतलब है मतलब थिंकिंग इंट्रोवर्ट, फीलिंग इंट्रोवर्ट, सेंसेशनल इंट्रोवर्ट, इंट्यूटिव इंट्रोवर्ट। वैसे थिंकिंग एक्सट्रोवर्ट, फीलिंग एक्सट्रोवर्ट, सेंसेशनल इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्यूटिव एक्सट्रोवर्ट। इसका मतलब क्या है, देखिए थिंकिंग टाइप में क्या होता है, मतलब सोचते हैं लेकिन अपने अंदर सीक्रेट रखते हैं। वैसे फील करते हैं, जो भी उनको खुशी हो, दुख हो, वो अपने से फील करते हैं लेकिन अपने अंदर रखते हैं। वो सेंस कर पा रहे हैं, दे कैन सेंस, बट वो क्या करते हैं उसको, इंट्रोवर्ट, मतलब वो सीक्रेट रखते हैं। देन इंट्यूशन तो आता है, बहुत सारा आइडिया आता है लेकिन हम किसी को बताते नहीं है कि मेरे दिमाग में ये आइडिया आया है, ठीक है। तो ये है इंट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट में जो भी सोच रहे हो बता देंगे सभी को, जो भी फील कर रहे हो सभी को बता देंगे। सेंसेशनल, जो भी सेंस करेंगे हम शेयर करेंगे। इंट्यूशन आया तो हम सबको बताएंगे, जैसे कि इंट्यूशन आया था
जिसी को भी, मतलब आर्किमिडीज का जो आपने एग्जाम्पल पढ़ा होगा कि उनको जब इंट्यूशन आया तो वो सबको बताने लगे कि मिल गया, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, सबको पता चल गया। तो पर्सनालिटी बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन इनके थ्योरी में 8 प्रकार से हैं। थिंकिंग इंट्रोवर्ट टाइप, फीलिंग इंट्रोवर्ट टाइप, सेंसेशनल इंट्रोवर्ट टाइप, इंट्यूटिव इंट्रोवर्ट टाइप। वैसे ही एक्सट्रोवर्ट में ही 4 प्रकार से होते हैं। आई होप इट इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं। देखिए उसके बाद जो इंपॉर्टेंट आता है, बार बार एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो आता है क्रेशमर का, ठीक है। क्रेशमर ने बहुत अच्छे से डिफाइन किया है पर्सनालिटी 3 प्रकार के होते हैं, पिकनिक टाइप, एथलेटिक टाइप पर्सनालिटी, लेप्टोसोमैटिक टाइप पर्सनालिटी, ठीक है। तो पिकनिक टाइप क्या होते हैं, वो पिकनिक वाला मतलब वो जो फीस्ट करते हैं वो वाला जंगल में करते हैं वो वाला पिकनिक नहीं होता है। यहाँ पे पिकनिक का मतलब एक प्रकार का बॉडी पोस्चर है, बॉडी स्ट्रक्चर है। बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होगा, दे आर फैट एंड प्लम, थोड़ा सा मोटा होंगे ये वाले। दे आर सोशिएबल एंड हेल्पिंग, यानी कि वो सोसाइटी के साथ अच्छे से उनका बर्ताव अच्छा रहेगा और दूसरों को मदद करेंगे। दे आर जॉली टाइप, बहुत खुश रहेंगे। इजी गोइंग, सब कुछ आराम से जीवन में उनका चल रहा है। और गुड इन नेचर, दे आर गुड इन नेचर। लेकिन ये चीज आपने देखा कि दे आर फैट एंड प्लम, ठीक है, ये एक चीज है, बाकी सब ठीक है। एथलेटिक में क्या होता है, दे हैव अ बैलेंस्ड बॉडी, ज्यादा मोटा नहीं ज्यादा पतला नहीं, इनका बैलेंस्ड बॉडी होता है। एनर्जेटिक बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि बॉडी जिनका अच्छा रहता है ना, बैलेंस्ड बॉडी, तो वो एनर्जेटिक रहेंगे। देन एडजस्टेबल टू एनी सिचुएशन वो एडजस्ट करते हैं और ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं, यानी कि वो ज्यादातर ऐसा बहुत सारा चीज है जो वो मतलब अपने से उम्मीद रखते हैं कि हाँ मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला है। तो ये है एथलेटिक। आप मुझे बताइएगा कौन सा सबसे बेस्ट है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। लेप्टोसोमेटिक में क्या होता है, दे आर लीन एंड थिन, बहुत ही पतले होते हैं। दे आर अनसोशिएबल, वो समाज के साथ अच्छे से एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। दे आर शाई एंड सेंसिटिव, बहुत वो शर्मीले होते हैं और बहुत सेंसिटिव होते हैं सभी बातों को। देन पेसिमिस्टिक होते हैं एंड रिजर्व, वो अपने ही अंदर बात करेंगे, वो अपने साथ रहेंगे, वो किसी के साथ नहीं रहेंगे, किसी के साथ बातें शेयर नहीं करेंगे, कोई उम्मीद नहीं रखेंगे, इसलिए दे आर रिजर्व्ड, ठीक है। तो ये है क्रेशमर का 3 टाइप। अगर ये समझ में आ गया तो शेल्डन का भी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि शेल्डन ने उसी चीज को दोहराया है, बस उसका नाम चेंज हो गया है, ठीक है। तो देखिएगा बहुत सारी किताबों में अलग अलग लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप मोटा मोटी देखोगे तो यही है, वही जो पिकनिक टाइप, एथलेटिक टाइप एंड लेप्टोसोमैटिक टाइप, उसी को इन्होंने बस नाम परिवर्तन कर दिया, यहाँ पे रीनेम कर दिया इसको, और बाकी कुछ भी नहीं है। तो फर्स्ट है एंडोमॉर्फिक, देन है मेसोमॉर्फिक एंड एक्टोमॉर्फिक, वही सेम चीज है। एंडोमॉर्फिक जो होते हैं वो थोड़ा सा फैट एंड प्लम्प होते हैं, वही सोशिएबल हेल्पिंग होते हैं, जॉली टाइप, इजी गोइंग होते हैं और गुड नेचर होते हैं। मेसोमॉर्फिक वही एथलेटिक टाइप में जो था, बैलेंस्ड बॉडी होता है, एनर्जेटिक एंड एडजस्टेबल होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक भी होते हैं। एक्टोमॉर्फिक में लीन एंड थिन, पतले होते हैं, अनसोशिएबल होते हैं, शर्मीले होते हैं, सेंसिटिव होते हैं और पेसिमिस्टिक, रिजर्व्ड होते हैं। ये जो भी था यहाँ पे वही है, बस नाम चेंज हो गया, एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक एंड एक्टोमॉर्फिक, ठीक है। ये है शेल्डन के अनुसार। उसके बाद आते हैं जो लास्ट, फ्रीडमैन एंड रोजनमैन। फ्रीडमैन एंड रोजनमैन जो कि इंपॉर्टेंट थ्योरी दिया था, इन्होंने कहा था 4 प्रकार के पर्सनालिटी है, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी एंड टाइप डी। तो टाइप ए में जो होते हैं वो क्या होते हैं, दे आर हाईली मोटिवेटेड, बहुत ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं, बट लैक पेशेंस, उनमें पेशेंस नहीं होता है। ऑलवेज फील बर्डन, उनको लगता है कि बहुत ज्यादा उन्हें काम मिल गया, बर्डन मिल गया है, ठीक है। टाइप बी में जो आते हैं, दे आर हैप्पी एंड जॉयफुल, खुश होते हैं बहुत, नो बर्डन एट वर्क, उन्हें काम अच्छा लगता है, ठीक है। हैव लॉट्स ऑफ टाइम, उनके पास बहुत ज्यादा टाइम होता है। टाइप सी में दे आर कोऑपरेटिव, वो दूसरों के साथ कोऑपरेट करते हैं। दे आर वेरी पेशेंट, उनके पास पेशेंस होता है। दे सप्रेस नेगेटिव इमोशन, नेगेटिव इमोशन को वो अपने अंदर ही दफना देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप मुझे बताना फ्रीडमैन एंड रोजनमैन में कौन सा बेस्ट पर्सनालिटी है, वो मुझे आप जरूर बताना, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। देन डी में आते हैं, दे आर ऑलवेज सैड, ये तो बहुत ही, ये मेलांकोलिक टाइप होते हैं, दुखी होते हैं। दे आर ओवर थिंकिंग एंड डिप्रेस्ड, ज्यादा सोचते हैं और ज्यादा डिप्रेशन लेते हैं। देन डे ड्रीमिंग होता है इनमें, डे ड्रीमिंग मतलब जो चीजें उनको प्राप्त नहीं होता है वो बस सोचते रहते हैं और खुश हो जाते हैं कि चलो मतलब सपने में ही मुझे मिल गया, ठीक है। तो इस तरह से होता है फ्रीडमैन एंड रोजनमैन। अब चलते हैं सीधा ट्रेट थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी में। ये टाइप थ्योरी कंप्लीट हो गया, ट्रेट थ्योरी। देखिए टाइप तो बताया गया कि फिजिकल अपीयरेंस के ऊपर आधारित है, लेकिन ट्रेट थ्योरी का मतलब क्या होता है, ट्रेट यानी कि कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक्स, आपके अंदर जो आपके प्रतिभा है, जो भी आपके अंदर जो हुनर है, आपके अंदर जो गुण होते हैं, उसके आधार पर पर्सनालिटी को डिवाइड किया गया। सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी जो एग्जाम में लगभग हर बार आया है वो क्वेश्चन ये वाला है, इसी में आता है,
गॉर्डन अल्पोर्ट जो कि फादर माने जाते हैं पर्सनालिटी के, उनके हिसाब से 3 प्रकार के पर्सनालिटी है, कार्डिनल टाइप, सेंट्रल टाइप एंड सेकेंडरी टाइप। यानी कि टाइप मतलब ट्रेट, ठीक है, कौन सा ट्रेट होता है, कौन सा ट्रेट होता है, कार्डिनल ट्रेट, सेंट्रल ट्रेट एंड सेकेंडरी ट्रेट। कार्डिनल ट्रेट क्या होते हैं, इसको दीज आर स्पेशल ट्रेट्स फाउंड इन वेरी फ्यू पर्सन, ये सभी के पास नहीं होता है, ये बहुत ही स्पेशल ट्रेट, स्पेशल क्वालिटी होता है जो कि बहुत ही कम लोगों के पास होता है। दे आर नोन फॉर देयर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके पास जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उन्हीं के अनुसार उन्हें कार्डिनल ट्रेट कहा जाता है। एग्जाम्पल यहाँ पे लता मंगेशकर सिंगिंग कैपेबिलिटी, लता मंगेशकर जैसे गाते हैं वो सभी में नहीं होता है, शी इज वेरी स्पेशल एंड यूनिक, तो उन्हीं के पास जो क्वालिटी माने जाते हैं उसको कार्डिनल ट्रेट कहा जाता है। देन सेंट्रल ट्रेट, सेंट्रल ट्रेट क्या होता है, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स फाउंड इन एवरी पर्सन, सभी के पास जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होता है वही होना, इसी को सेंट्रल ट्रेट कहा जाता है। दे आर नॉट स्पेशल रादर देन इट इज यूनिवर्सल, वो स्पेशल नहीं होता है, बस वो ये जो क्वालिटी है ये यूनिवर्सल सभी में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल रीडिंग, वॉकिंग, स्लीपिंग, ये सभी करते हैं, सभी पढ़ते हैं, सभी चलते हैं, सभी सोते हैं, ये सभी में कॉमन होता है। नेक्स्ट होता है सेकेंडरी ट्रेट, ये सेकेंडरी ट्रेट को हम सिचुएशनल ट्रेट कहते हैं बिकॉज दीज आर सिचुएशनल बिहेवियर ऑफ अ पर्सन प्रोड्यूस्ड एट अ पर्टिकुलर सिचुएशन इन अ स्पेसिफिक टाइम, एक स्पेसिफिक टाइम में एक स्पेसिफिक सिचुएशन में इंसान अपना सेंस मतलब कैसे कर सकता है, या फिर प्रेजेंस ऑफ माइंड जो जिसको हम कहते हैं उस प्रकार का बिहेवियर शो करना, इसको हम कहते हैं सेकेंडरी ट्रेट। तो यहाँ पे एग्जाम प्रेशर जैसे होता है ना कि एग्जाम आता है, जो एग्जाम आने से बहुत लोग अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं उस सिचुएशन को जब एग्जाम आएगा तभी वो लोग पढ़ेंगे, उससे पहले नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, उसको हम कहते हैं सेकेंडरी ट्रेट। ठीक है, अब देखिए लगभग उसी तरह से है लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा यहाँ पे दिया गया है। आरबी कैटल ने भी वही कहा, एक होता है कॉमन ट्रेट, एक होता है यूनिक ट्रेट, और एक होता है सरफेस, और एक होता है सोर्स ट्रेट। कॉमन ट्रेट इज इक्वल टू सेंट्रल ट्रेट, वहां पे जो मैंने पढ़ाया सेंट्रल ट्रेट जैसा है, यहाँ पे कॉमन ट्रेट वैसा है। दीज आर द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स फाउंड इन एवरी पर्सन, ये ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने सेंट्रल ट्रेट कहा। देन यूनिक ट्रेट, ये होता है कार्डिनल ट्रेट जो कि आपने एल्पोर्ट में पढ़ा। यूनिक ट्रेट का मतलब क्या होता है, दे आर स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स फाउंड इन फ्यू पर्सन, बहुत ही कम लोगों के पास ये स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक दिखाई देता है, जैसे कि सचिन तेंदुलकर का जो बैटिंग स्किल वो सभी के पास नहीं होता है। देन सरफेस ट्रेट, कुछ ट्रेट्स ऐसे होते हैं जो कि दैट कैन बी सीन आउटवर्ड्स, द कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच कैन बी ऑब्जर्व्ड विच कैन बी सीन आउटवर्ड्स, जिसको हम बाहर से देख सकते हैं कि उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो कैसे खेलता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी कोई बैटिंग कर रहा है तो उसका मूवमेंट कैसा है उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन लता मंगेशकर कैसे गाते हैं, कहां से गाते हैं, किस तरह से रियाज करते हैं, वो उनका कैरेक्टरिस्टिक बस उनको ही पता है। कुछ चीजें हैं जो कि दिखाई नहीं देता है आउटवर्ड्स, उसको हम सोर्स ट्रेट कहते हैं। दीज कैरेक्टरिस्टिक्स कैन नॉट बी सीन आउटवर्ड्स, इसको बाहर से नहीं देख सकते हैं, ये सोर्स मतलब अंदर का बात है। सरफेस जो है वो बाहर दिखाई देता है, इसलिए हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं आपके आइजेंक ने कहा कि यहाँ पे बेसिकली 6 प्रकार के पर्सनालिटीज हैं, लेकिन इसको हम पेयर बना दिए। पेयर के हिसाब से देखें तो 3 पेयर है, यानी 6 प्रकार के। एक है इंट्रोवर्जन वर्सेस एक्सट्रोवर्जन। इंट्रोवर्ट हमने पढ़ाया जो कि हर एक चीज अपने साथ ही रखते हैं, वो दूसरों के साथ शेयर नहीं करते हैं। वर्सेस एक्सट्रोवर्जन का मतलब है जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं, जो दूसरों के साथ मतलब बातें एक्सप्रेस करते हैं, यानी दूसरों के साथ शेयर करते हैं, ठीक है, रिवील करते हैं। उसके बाद आता है स्टेबिलिटी वर्सेस न्यूरोटिसिज्म। स्टेबिलिटी मतलब स्टेबल होना, हर एक चीज में कूल एंड काम रहना, हर एक सिचुएशन को अच्छे से डील करना, ये होता है स्टेबिलिटी, वो स्टेबल होता है। न्यूरोटिसिज्म मतलब कि बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाना, एंक्सियस हो जाना, ठीक है, जल्दबाजी में हो जाना, या फिर बहुत ज्यादा चिंतित हो जाना, ये सब होता है न्यूरोटिसिज्म। उसके बाद आता है सेल्फ कंट्रोल वर्सेस साइकोटिसिज्म। सेल्फ कंट्रोल मतलब खुद को कैसे अलग अलग सिचुएशन में एडजस्ट कर सको, वो है सेल्फ कंट्रोल। लेकिन साइकोटिसिज्म मतलब लैक ऑफ केयरिंग, ईगोसेंट्रिज्म, ये सब होता है साइकोटिसिज्म। ये बस पर्सनालिटी जो कि मैंने कहा इंपॉर्टेंट था, आपका जो भी इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आइसन का जो है वो उसको आपको सिर्फ देख के जाना है कि 6 प्रकार के हैं क्या है, बस यही देखो, बाकी कुछ जरूरत नहीं है। और लास्ट में आता है बिग 5 फैक्टर ऑफ पर्सनालिटी। लास्ट में आता है 5 फैक्टर ऑफ पर्सनालिटी, शायद पिछली बार का ये क्वेश्चन है, पिछली बार ये क्वेश्चन आया था, इसे हम ओशन फैक्टर कहते हैं। ओशन कैसे, यहाँ पे देखिए फर्स्ट आता है ओ फॉर ओपननेस टू एक्सपीरियंस। पर्सनालिटी कैसा होना चाहिए, मतलब बिग 5 फैक्टर के अनुसार कहा गया कि फैक्टर वो होना चाहिए, यानी पर्सनालिटी ऐसा होना चाहिए कि वो हमेशा ओपन रहे टू एक्सपीरियंस। ठीक है, ओपन टू एक्सपीरियंस का मतलब क्या होता है, मतलब हर एक चीज को एक्सेप्ट करने के लिए वो तैयार रहता है।
ठीक है। तो इसका मतलब है कि कोई भी इंसान अगर हर एक चीज को मतलब एक्सेप्ट करें तो उसको हम कह सकते हैं ही और शी इज ओपन टू एक्सपीरियंस। नेक्स्ट सी में आता है कॉन्सेंटियसनेस, यानी कि अपने बारे में अच्छे से जानना, टू बी कॉन्शियस अबाउट योर सेल्फ अराउंड योर सेल्फ, आपके चारों तरफ जो है इसके बारे में जानना, यानी जानना हर एक चीज को। एक्स्ट्रावर्जन मतलब होता है क्या कि आप सोशिएबल हो, आप हर एक चीज को लीव करते हो, जीते हो, ठीक है, समझने की कोशिश करते हो, आप सोशिएबल हो यानी सोसाइटी के साथ एडजस्ट करते हो, तो वो होता है एक्स्ट्रावर्जन, आपको वो पर्सनैलिटी होना है। एग्रीएबलनेस यानी कि मतलब कोई अच्छा चीज हो रहा है जिसमें एग्री करना है सोच समझ के, तो आप अग्री करो, मतलब दुनिया के साथ अग्री करो, जो कर रहे हैं सभी उससे अग्री करो, अपने ग्रुप के साथ अग्री करो, ठीक है, एग्रीएबलनेस। उसके बाद आता है न्यूरोटिसिज्म, जैसे मैंने कहा मतलब न्यूरोटिसिज्म क्या होता है कि हम डिप्रेस हो जाते हैं, ये हो जाते हैं, तो उसको भी रोकना है हमें। तो ऐसे 5 फैक्टर OCEAN इसको मिला के करते हैं ओशन। ओशन फैक्टर पिछली बार शायद पूछा भी गया था, तो ये 5 फैक्टर ऑफ पर्सनालिटी आपको याद रखना है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म भी अच्छे से याद रखना, ओशन का क्या होता है वो भी एग्जाम में आएगा। तो साइको एनालिटिकल थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी जो कि सिगमंड फ्रॉइड का है, ये तो हमने ऑलरेडी साइकोलॉजी में पढ़ा था, मतलब थ्योरी में, लेकिन फिर भी देखिए साइकोसेक्सुअल थ्योरी इसको कहा जाता है, या तो साइको एनालिटिकल थ्योरी कहा जाता है, या तो साइकोडायनामिक थ्योरी भी कहा जाता है। सिगमंड फ्रॉइड इसके जनक हैं। तो इन्होंने कहा हमारे अंदर एक सेक्सुअल ड्राइव होता है जो कि एक स्पेशल फॉर्म ऑफ एनर्जी लेके आता है जिसको हम लिबिडो का नाम देते हैं, ठीक है। तो मतलब कि हमारे अंदर जो मतलब दिस हैज अ सिट इन द पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी कॉल्ड इद, यानी कि लिबिडो होता कहाँ है, इद के पास, और क्यों होता है इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। और लिबिडो क्या होता है या फिर इद क्या होता है, ये अनकॉन्शियस होता है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट टेंडेंसी जो हमने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, ऑडिपस एंड इलेक्टर टेंडेंसी। ऑडिपस का मतलब होता है बॉयज फोकसेस हिज लिबिडो अपॉन हिज मदर, यानी बॉयज आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मदर एंड गर्ल्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स फादर। ओडिपस में क्या होता है, बॉयज टुवर्ड्स मदर, इलेक्टर में क्या होता है, गर्ल्स टुवर्ड्स फादर, ठीक है। तो ये जो ईद में होता है लिबिडो, लिबिडो 2 प्रकार से होते हैं, इच्छाएं 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है एरस लाइफ इंस्टिंक्ट जीने का इच्छा, और एक है थैनेटोस जो मरने का इच्छा डेथ इंस्टिंक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे स्टेट्स ऑफ माइंड 2 प्रकार के हैं इनके अनुसार, एक है प्री कॉन्शियस माइंड। बेसिकली देखा जाए तो बहुत कम चीजें प्री कॉन्शियस माइंड में रहता है, क्योंकि जैसे कि आज मैं अभी पढ़ा रहा हूँ और आपने सारा का सारा आधे घंटे का वीडियो देखा, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ 10% याद हुआ, तो इसका मतलब है ओनली 10% आर रिटेन इन योर माइंड और ब्रेन, ठीक है। इसका मतलब है ये प्री कॉन्शियस माइंड है, ठीक है। लेकिन अनकॉन्शियस माइंड कब होगा कि अब आपने पढ़ा लेकिन कुछ दिनों बाद आप भूल जाते हो और वो आपके मेमोरी में चला जाता है, वो भी बहुत डीप इनटू द मेमोरी चला जाता है, जो कि आप याद करने से भी आप उसको याद नहीं कर सकते, ठीक है। इसको अनकॉन्शियस, जैसे कि 10 साल पुराने आपने किसी को देखा होगा या तो फिर कहीं पे कुछ खाया होगा, तो क्या आपको याद है, नहीं है, हर एक चीज याद नहीं रखता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं कंपोनेंट्स, ईद, ईगो एंड सुपर ईगो। ये कंपोनेंट्स देखिए, इन्होंने कहा ईद क्या होता है, ईद होता है प्लेजर सीकिंग एक्टिविटी। क्या होता है ये, प्लेजर प्रिंसिपल पर आधारित होता है, यानी कि ईद इज कंसीव्ड एज अ रिजर्वर ऑफ इंस्टिंक्चुअल एनर्जी दैट कंटेन्स बायोलॉजिकल अर्जेस सच एज इंपल्स टुवर्ड्स सर्वाइवल, सेक्स एंड एग्रेशन। इसको बस 3 चीजें चाहिए, सर्वाइव करना, सेक्स करना, एग्रेशन। मतलब ये सब चीजें जो है ना, ये फ्रॉइड ने कहा कि इनका जो ईद होता है वो सिर्फ और सिर्फ खुशी चाहता है, प्लेजर चाहता है, चाहे आपके पास हो या ना हो, पर उसको चाहिए। जैसे हम पागल हो जाते हैं कुछ चीजों को, जैसे कि आजकल मोबाइल जैसे हो गया है, सबके पास अगर मोबाइल 1 मिनट के लिए भी ना हो तो उनको लगता है कि पागल हो जाऊंगा, ठीक है। वो होता है प्लेजर सीकिंग प्रिंसिपल, हमें चाहिए ही चाहिए, ठीक है। द ड्राइव टू अचीव प्लेजर टू एंड अवॉइड पेन, उन्हें प्लेजर चाहिए और पेन को हटाना है। It is characterized by primary process thinking, which is illogical, irrational and motivated by desire of immediate gratification of impulse. उनकी जो थिंकिंग्स है, मतलब ईड जैसे सोचता है, ईद सोचता है, जो भी सोचता है वो इलॉजिकल होता है, इरेशनल होता है, और डिजायर ऐसा होता है कि उसे इमीडिएटली चाहिए, मुझे चाहिए ही चाहिए, ठीक है, मतलब कैसे भी करके मुझे हासिल करना है, तो वो होता है ईद। बहुत जिद्दी होता है, बहुत ही नेगेटिव होता है, नेगेटिव एनर्जी होता है। ईगो क्या करता है, ईगो इज कंसिडर्ड एज द कंपोनेंट दैट मैनेज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ईद एंड द कंस्टेंट ऑफ द रियल वर्ल्ड। ईद जो चाहता है वो सब कुछ रियल नहीं होता है, या तो फिर रियल वर्ल्ड में पॉसिबल नहीं होता है। मैं अगर कहूं मेरे पास एक ऑडी होना चाहिए या तो रोल्स रॉयस होना चाहिए, दैट इज नॉट रियल, ठीक है, दैट इज नॉट प्रैक्टिकल। तो अगर मैं कहूं मुझे चाहिए जो भी करके, तो फिर मैं क्या करूंगा, गलत चीजों पे इन्वॉल्व होऊंगा, अपने आप को इन्वॉल्व कराऊंगा, फिर जाकर के मैं ये सब खरीदूंगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो रियल वर्ल्ड है उसके बारे में ईद को नहीं पता होता है। ईगो उसके बीच में बैलेंस कराता है, ईद को क्या चाहिए, रियल वर्ल्ड में क्या होता है उसके बीच में बैलेंस कराता है। और सम पार्ट्स ऑफ द ईगो आर अनकॉन्शियस,
ईगो का भी कुछ पार्ट अनकॉन्शियस है, while others are preconscious and conscious. Ego operates according to the reality principle, awareness that gratification impulse has to be delayed in order to accommodate the demands of the real world. देखिए, ना कि सिर्फ ये ईद और रियल वर्ल्ड में बैलेंस कराता है, बल्कि ईद, सुपर ईगो और रियल वर्ल्ड तीनों में बैलेंस क्रिएट करता है. जब हम पढ़ेंगे सुपर ईगो के बारे में मैं वो बता दूंगा. ईगो इज कैरेक्टराइज्ड बाय सेकेंडरी प्रोसेस थिंकिंग विच इज लॉजिकल एंड रैशनल. ईगो एक सेकेंडरी प्रोसेस ऑफ थिंकिंग है जो कि लॉजिकल होता है और रैशनल होता है. Ego's role is to prevent the id from gratifying its impulses in socially inappropriate ways. id को रोकता है, कोई inappropriate काम करने से, गलत काम करने से रोकता है ईगो. अब देखते हैं सुपर ईगो क्या होता है. सुपर ईगो भी एक प्रकार का मोरल प्रिंसिपल होता है. वहां पे प्लेजर सीकिंग प्रिंसिपल था, यहाँ पे इट इज कंसिडर्ड टू बी द मोरल कंपोनेंट ऑफ पर्सनैलिटी. इट कंटेन्स मोरल स्टैंडर्ड लर्न फ्रॉम पेरेंट्स एंड सोसाइटी. हम जो सीखते हैं सोसाइटी से. सुपर ईगो फोर्सेस ईगो टू कन्फर्म नॉट ओनली टू रियलिटी बट ऑल्सो टू इट्स आइडियल्स ऑफ मोरालिटी. मतलब सुपर ईगो क्या करता है, ईगो को पूरा का पूरा मोरालिटी सिखाता है. मतलब कि ईद यहाँ पे गलत चीजें करने को खींच रहा है ईगो को, और इधर सुपर ईगो लॉज, नियम जो होते हैं ना, वो नियम बताने में, मोरालिटी बताने में वो उधर खींच रहा है. ईगो क्या करता है, दोनों के बीच में बैलेंस. कभी कभी क्या करना पड़ता है, जो ईद का जो बात है वो कहता है कि मुझे सब कुछ चाहिए, बस आज ही चाहिए. उसको समझाना पड़ता है कि नहीं, ऐसे नहीं हो सकता है, हमेशा ये नहीं हो सकता है, कभी कभी हाँ चाहिए तो कर लो, लेकिन हर एक चीज में वो जिद नहीं चलेगा. वैसे सुपर ईगो क्या कहता है, हर एक चीज में मोरालिटी चाहिए, कोई भी गलत काम नहीं होगा, सब कुछ सही होगा. तो कभी अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, आप रेड लाइट तोड़ के जाते हो, मतलब कि ग्रीन लाइट हुआ नहीं है ट्रैफिक में, लेकिन आपको जाना पड़ता है क्योंकि इट्स एन इमरजेंसी, तो उस टाइम में भी सुपर ईगो को नहीं 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 ये नहीं होगा, आप लाइट मत छोड़ के जाओ, मतलब ताकि कोई जिए या ना जिए, लेकिन रूल इज रूल. तो ऐसे करने से भी नहीं चलेगा, इसलिए ईगो दोनों के बीच में एक बैलेंस कराता है. Hence the super ego causes people to feel guilty when they go against society rule. सुपर ईगो कहता है अगर आप सोसाइटी के रूल के खिलाफ जाते हो तो यू आर गिल्टी, आप दोषी हो. लाइक द ईगो, सुपर ईगो ऑपरेट्स एट ऑल 3 लेवल्स ऑफ अवेयरनेस. ये तीनों लेवल में होता है. देन आते हैं कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि आपको पता है ईद, ईगो और सुपर ईगो के बीच में हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट रहता है. ठीक है, कंसर्निंग टू सेक्सुअल एंड एग्रेसिव अर्जेस, बिकॉज दीज अर्जेस आर मोस्ट लाइकली टू वायलेट सोसाइटल रूल्स. और इसी से ही जो है सोसाइटल रूल्स तोड़े जाते हैं. देन एंग्जाइटी आता है. एंग्जाइटी कब आता है, व्हेन अ पर्सन फील्स एंक्सियस, मतलब इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट. आपके अंदर अगर बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हो, आपके दिमाग में बहुत सारा प्रॉब्लम चल रहा हो, तभी आप में एंग्जाइटी आएगा. ठीक है, इन फ्रॉइड्स व्यू एंग्जाइटी अराइजेस व्हेन द ईगो कैन नॉट एडिक्वेटली बैलेंस द डिमांड ऑफ इड एंड सुपर ईगो. एंग्जाइटी तब आता है जब ईगो ईड एंड सुपर ईगो के बीच में बैलेंस क्रिएट नहीं कर पाता है. द ईड ग्रेटिफाइज द इंपल्सेस, सुपर ईगो डिमांड्स मेंटेनेंस ऑफ मोरल स्टैंडर्ड. ईद एक तरफ बात कर रहा है, सुपर ईगो दूसरी तरफ बात कर रहा है, ईगो उन दोनों को बैलेंस कर रहा है. ठीक है, तो सिगमंड फ्रॉइड का जो साइकोसेक्सुअल थ्योरी है और स्टेजेस है, ये आपको पता ही है, लेकिन फिर भी एक बार यहाँ पे देख लीजिए. ओरल स्टेज पहले आता है, ये बेसिकली बर्थ टू 1.5 साल में होता है, 1.5 ईयर. ठीक है, 1.5 साल तक होता है. यहाँ पे चिल्ड्रन डिराइव प्लेजर फ्रॉम ओरल एक्टिविटीज लाइक इंक्लूडिंग सकिंग एंड टेस्टिंग. दे लाइक टू पुट थिंग्स इन देयर माउथ. आपको पता है छोटा बच्चा हर कोई चीज मुंह में डालता है और वो देखता है, सक करता है उसको. ठीक है, वो मतलब इससे उसको, मतलब ऐसा नहीं है कि वो टेस्ट कर रहा है, नहीं, उससे वो उसे पता चलता है कि जो चीज उन्होंने पकड़ा है, उसे क्या पता ये एप्पल है कि मोबाइल है कि क्या है. वो बस सक करने से पता चलता है कि ये चीज क्या है, उसके मतलब आइडेंटिफाई कर सकता है एक चीज को, वो भी थ्रू सकिंग. देन आता है एनल स्टेज. यहाँ पे टॉयलेट ट्रेनिंग हैबिट आ जाता है. इसका जो है 2 से 3 साल, यानी 1.5 से 3 साल तक होता है ये एज स्पैन. यहाँ पे बच्चे यहाँ पे टॉयलेट ट्रेनिंग हैबिट फॉर्मेशन करते हैं, टॉयलेट खुद करने की कोशिश करते हैं. फैलिक स्टेज, इंपॉर्टेंट स्टेज ये वाला है फैलिक स्टेज, जहाँ पे आपको पता है ओडिपस एंड इलेक्ट्रा जो टेंडेंसी डेवलप होता है 3 से 6 साल. बॉयज आर मोर अटैच टू देयर मदर एंड गर्ल्स आर अटैच टू देयर फादर. ठीक है, देन लैटेंसी स्टेज 6 से शुरू करके प्यूबर्टी तक, मतलब बोथ बॉयज एंड गर्ल्स के लिए सेम होता है, 6 साल से प्यूबर्टी तक. चिल्ड्रन स्पेंड मोर टाइम इन इंटरैक्ट मोस्टली विद सेम सेक्स पीयर्स, यानी कि लड़का लड़कों से बात करेगा और लड़की लड़कियों से बात करेगा. ठीक है, देन जेनिटल स्टेज, यहाँ पे आफ्टर प्यूबर्टी. ठीक है, जो भी पीरियड होता है यहाँ पे, जो भी आगे का जो समय है उसको जेनिटल स्टेज कहा जाता है. यहाँ पे इंडिविजुअल्स आर अटैच्ड
टू ऑपोजिट सेक्स पार्टनर। लड़का लड़कियों से दोस्ती करेगा, एक लड़की से दोस्त करेगा, लड़की लड़के से दोस्ती करेगा। तो ये स्टेज होता है साइकोसेक्सुअल स्टेज का। लास्ट में आता है आपका मेजरमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी हमने देख लिया, अब इसको मेजर कैसे करेंगे। मेजर करेंगे तो इस प्रकार से करेंगे। देखिए यहाँ पे मेजरमेंट जो पर्सनैलिटी का होता है वो 4 प्रकार से होता है। एक होता है सब्जेक्टिव टाइप, जहां पे डिस्क्रिप्शन होता है, डिस्क्राइब किया जाता है पर्सनैलिटी को। ऑब्जेक्टिव टाइप, जहां पे डायरेक्टली कहा जाता है पर्सनैलिटी कैसा है, थ्रू नंबर्स और थ्रू सम इंफॉर्मेशन और डेटा। देन आता है प्रोजेक्टिव पर्सनैलिटी मतलब मेजरमेंट प्रोजेक्टिव टेक्निक से। प्रोजेक्टिव टेक्निक मतलब कुछ यानी कि जो पिक्चर से या फिर कोई इंक से या तो किसी भी एक सिचुएशन को डिस्क्राइब करने से, ठीक है, उससे हमें पर्सनैलिटी का बारे में पता चलेगा। देन साइकोएनालिटिक जो कि लास्ट है, ये सिगमंड फ्रॉइड का है, ठीक है। सब्जेक्टिव में आता है इंटरव्यू करेंगे। इंटरव्यू के बारे में आप सभी को पता है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बता रहा हूँ। इंटरव्यू कर सकते हैं। इंटरव्यू करने से हमें पता चलेगा उनके साथ बातें करने के बाद कि ये जो इंसान है उसका पर्सनैलिटी कैसा है, ठीक है। या तो फिर केस स्टडी कर सकते हैं, किसी के ऊपर केस स्टडी करेंगे, जैसे कि महात्मा गांधी जी, उनके अगर उनके ऊपर कोई केस स्टडी करता है, नरेंद्र मोदी जी, उनके ऊपर अगर कोई केस स्टडी करता है तो उनके पर्सनैलिटी के बारे में पता चलता है। ये एक प्रकार का सब्जेक्टिव टाइप होता है, ठीक है। सेकंड में आता है ऑब्जेक्टिव टाइप। कैसे कर सकते हैं, क्वेश्चनर इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन हम कर सकते हैं। क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चन को वो फिलअप करेंगे, उससे पता चलेगा कि उनका पर्सनैलिटी कैसा है। या तो शेड्यूल, देखिए क्वेश्चन और शेड्यूल के बीच में क्या डिफरेंस है वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा जब मैं असेसमेंट पढ़ाऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन और शेड्यूल से भी हो सकता है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप है। देन आता है आपका प्रोजेक्टिव टाइप। प्रोजेक्टिव टाइप क्या है, प्रोजेक्टिव टाइप यानी कि कोई चीज को प्रोजेक्ट करना या फिर गेस करना होता है। कैसे कर सकते हैं, रोसाक इंकप्लॉट टेस्ट से हो सकता है, थेमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट से हो सकता है, चिल्ड्रंस अपरसेप्शन टेस्ट होता है, और भी होते हैं, वर्ड कंप्लीशन टेस्ट होता है, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट होता है, ऐसे बहुत सारे हैं। लेकिन हमारे लिए ये 3 इंपॉर्टेंट है, मैं बताऊंगा। इन तीनों को ही हम पढ़ेंगे, अभी प्रोजेक्टिव थ्योरी को ही पढ़ेंगे, क्योंकि बाकी सब तो आपको पता है, लेकिन ये जो प्रोजेक्टिव टेक्निक से ही सवाल आते हैं मेजरमेंट से, तो इसी को हम देखेंगे। साइकोएनालिटिकल आपको पता ही है, सिगमंड फ्रॉइड का मेथड है। चलिए अब देखेंगे रोसाक इंकब्लॉट टेस्ट। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में, देखिए हम अभी प्रिपेयर इसलिए कर रहे हैं कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसी के हिसाब से हम पढ़ रहे हैं। ऐसा मत सोचिएगा कि हमने स्किप कर दिया या फिर हमने नहीं पढ़ाया, हमने पढ़ाया, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, जो नहीं आएगा उसको पढ़ के टाइम बर्बाद मत करना, ठीक है। हमेशा वही पढ़ो जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट होता है। इंपॉर्टेंट रोसाक इंकब्लॉट टेस्ट पूछा जाता है। इट वॉज डेवलप्ड बाय हर्मन रोसाक, अ स्विस साइकियाट्रिस्ट। स्विस यानी स्विट्जरलैंड के एक साइकियाट्रिस्ट है हर्मन रोसाक, इन्होंने ये टेस्ट डेवलप किया है। इंक ब्लॉट यानी कि इंक पड़ा होगा एक पिक्चर में, उसी को देख करके हमें गैस करना है। इट कंसिस्ट ऑफ 10 कार्ड्स ऑफ विच देयर आर इंक ब्लॉट्स। सभी में इंक ब्लॉट लगे होंगे, ठीक है। एक कार्ड है, यहाँ पे थोड़ा सा इंक लगा होगा, ये पेस्ट किया जाएगा तो अलग अलग पिक्चर्स यहाँ पे बनेंगे, ठीक है। तो ऐसे 10 कार्ड होते हैं। 5 ऑफ देम वेयर ब्लैक एंड व्हाइट वेयर एज 5 वेयर मल्टी कलर्ड। 5 ऐसे कार्ड्स होते हैं जो कि ब्लैक एंड व्हाइट होता है, मतलब कलर नहीं होता है, और 5 जो है उसमें कलर होता है, ठीक है। द सब्जेक्ट इज टू सी द कार्ड एंड टेल व्हाट ही और शी कुड सी। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस देखना है इस पिक्चर को और आपको कहना है कि आप क्या देख पा रहे हो उसमें, ठीक है। तो यही बताना है, इसी से आपका पर्सनैलिटी डिसाइड होगा। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कैसे एडमिनिस्ट्रेशन होगा और रिजल्ट कैसे एनालिसिस होगा, वो उतना जरूरी नहीं है। और लास्ट मोमेंट में आपको ये सिर्फ जानना है कि 10 कार्ड होते हैं, 5 ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं, 5 मल्टी कलर होते हैं। आपको देख करके एक उसके बारे में बताना है कि कैसा है ये, ठीक है, मतलब पिक्चर क्या देख रहे हो आप, ठीक है। उसके बाद आता है टैट और थेमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। बहुत बार पूछा जाता है ये एग्जाम में, मतलब not only in SSB but also in NET examination. This test consists of perception of certain pictures in a thematic manner that is revealing imaginative theme. यानी कि यहाँ पे क्या होता है, कुछ परसेप्शन होता है, यानी कि कुछ पिक्चर्स होते हैं, कुछ पिक्चर्स जो कि इंसानों के पिक्चर्स होते हैं। आपको उस पिक्चर को देख करके थीम बताना है। थीम यानी कि किस बारे में है ये पिक्चर, वो बताना है इमेजिन करके। पहले तो इसको इंट्रोड्यूस किया था हेनरी मुरे ने 1943 में। हेनरी मुरे सिर्फ इसको इंट्रोड्यूस किए थे, नॉट एज अ पर्सनैलिटी असेसमेंट, बस इसको थीम के बारे में इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया। लेकिन बाद में इसको फुल्ली डेवलप किया किसने, फुल्ली डेवलप्ड फॉर पर्सनैलिटी असेसमेंट बाय CD मॉर्गन। मॉर्गन ने इसको पर्सनैलिटी असेसमेंट में कन्वर्ट किया, ठीक है। दिस टेस्ट कंसिस्ट ऑफ 30 पिक्चर्स विच पोर्ट्रे ह्यूमन बीइंग्स इन अ वैरायटी ऑफ एक्चुअल लाइफ सिचुएशन। जो 30 पिक्चर्स होते हैं, 30 पिक्चर में कौन होते हैं, इंसानों के पिक्चर्स होते हैं, अलग अलग सिचुएशन में उनका पिक्चर होता है। उसमें से 10 मेन के लिए होता है, 10 वुमेन के लिए होता है, और 10 जो है मेन एंड वुमेन के लिए होता है। तो इसलिए मैक्सिमम कोई अगर मेन हो, मतलब कोई मतलब मैन हो, तो उसके लिए 20 है, क्योंकि 10 फॉर मेन 10 फॉर बोथ, तो उसके लिए मैक्सिमम 20 ही हो सकते हैं। वैसे वुमेन के लिए भी मैक्सिमम 20 ही हो सकता है।
द सब्जेक्ट इज टू मेक अप अ स्टोरी यूजिंग द पिक्चर इन अ गिवन टाइम। आपको एक टाइम दिया जाएगा और एक पिक्चर को देख करके आपको एक स्टोरी बनाना है और स्टोरी कहना है, तो इसी को हम कहते हैं थेमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, थीम बताना। नेक्स्ट आता है चिल्ड्रंस अपरसेप्शन टेस्ट, कैट कहा जाता है। डॉक्टर लियोपोल्ड बेलाक जो है इसके फादर हैं, इसको डेवलप इन्होंने किया था और बेसिकली इन्होंने 3 से 10 साल के बच्चों के लिए किया था, लेकिन बात यह है कि बच्चों पे ये काम नहीं कर रहा है, बट दिस वर्क्स वेल विथ एडल्ट्स नॉट विथ चिल्ड्रेन। मतलब एडल्ट्स के ऊपर अगर कर रहे हैं तो सही हो रहा है, लेकिन बच्चों के ऊपर कर रहे हैं तो नहीं हो रहा है, तो इसीलिए इसको बेसिकली चिल्ड्रन के लिए बनाया गया था, लेकिन चिल्ड्रन के ऊपर ज्यादा काम नहीं करता है। इट कंसिस्ट ऑफ 10 कार्ड्स ऑफ एनिमल पिक्चर्स ऑन इट, और ये बच्चे हैं इसलिए इनके लिए पिक्चर रखा गया था एनिमल्स का, ठीक है। 10 कार्ड इसमें भी है, लेकिन ये इसमें पिक्चर्स होते हैं एनिमल्स का। ऑल कार्ड्स आर यूज्ड फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, ऐसा नहीं है कि बॉयज एंड गर्ल्स के लिए अलग, सभी के लिए 10 कार्ड ही होते हैं। पिक्चर इज डिजाइन्ड इन सच ए वे दैट इट इवोक्स फैंटेसीज रिलेटेड टू द चाइल्ड्स ओन एक्सपीरियंस, रिएक्शन एंड फीलिंग। मतलब पिक्चर ऐसा बनाया गया है ताकि वो अपने अंदर जो फैंटेसी है, अपने अंदर जो सोच रहा है वो बाहर आ सके, उनके एक्सपीरियंस, उनके रिएक्शन और फीलिंग्स पता कर सके, ऐसा पिक्चर बनाया गया है। द चाइल्ड इज टोल्ड टू मेक अप अ स्टोरी आउट ऑफ द एनिमल पिक्चर ऑन द कार्ड। एनिमल का जो पिक्चर है कार्ड में, उसको देख करके उसे एक स्टोरी बनाने के लिए कहा जाता है। क्लियर है? आई होप इट इज क्लियर। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जो लोग नेट या फिर एसएसबी प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर करेंगे उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा, इसी से हमें हिम्मत मिलता है। चलिए एमसीक्यू पर चलते हैं। जो आज का एमसीक्यू, मतलब ये जो क्वेश्चन सेट का नहीं है, ये अलग से जो हमने अभी पढ़ा है इसके 5, देखिए इसमें 5 आपको मिल जाते हैं और सेट में एमसीक्यूज में 25 मिल जाते हैं, तो दिन का 30 हो गया, ठीक है। 30 क्वेश्चंस आपको मिलते हैं डेली डेली। चलिए आंसर कीजिए इसका। अकॉर्डिंग टू शेल्डन्स पर्सनालिटी थ्योरी, विच पर्सनालिटी इज द बेस्ट वन? शेल्डन के अनुसार कौन सा पर्सनालिटी सबसे बेस्ट है? एक्टोमॉर्फिक, एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक, ऑल ऑफ द अबव, कौन सा होगा बताइए। पॉज करके जरूर आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। बहुत लोग आंसर बता भी रहे हैं, बहुत खुश लग रहा है कि चलो रिस्पॉन्स कर रहे हैं और सही आंसर भी कर रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा मेसोमॉर्फिक। वो क्या होते हैं मेसोमॉर्फिक? एथलेटिक बॉडी टाइप होते हैं, उनका बॉडी बैलेंस्ड होता है, हैप्पी, होपफुल होते हैं और ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, ठीक है। कैटल्स यूनिक ट्रेट्स आर सिमिलर टू विच ट्रेट ऑफ एल्पोर्ट? एल्पोर्ट के कौन से ट्रेट के साथ कैटल का जो ट्रेट मैच करता है वो भी यूनिक ट्रेट मैच करता है? कार्डिनल, सेंट्रल, सेकेंडरी, नॉन ऑफ द अबव। मैंने समझाया था कि दोनों लगभग सेम है, कुछ कुछ चीजें सेम होते हैं, तो आपको ये बोलना है कि यूनिक ट्रेट किसके साथ मैच करता है एल्पोर्ट का। पॉज करके आंसर बताइएगा। इसका आंसर है कार्डिनल ट्रेट, जो कि स्पेशल ट्रेट, यूनिक ट्रेट माने जाते हैं, बहुत ही कम लोगों में ये होता है। देन आता है थेमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, टैट, फॉर पर्सनैलिटी असेसमेंट वाज डेवलप्ड बाय। टैट जो कि पर्सनैलिटी असेसमेंट होता है, इसको किसने डेवलप किया था? हेनरी मूरे, सीडी मॉर्गन, डॉक्टर लियोपोल्ड बेलाक, हर्मन रॉसक। ये बताइएगा क्वेश्चन, लेकिन अच्छे से पढ़िए, जल्दबाजी में नहीं, क्वेश्चन को पढ़िए, वो पूछ क्या रहा है, पर्सनैलिटी असेसमेंट के लिए पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सीडी मॉर्गन। देखिए इसको फाउंड किया था हेनरी मूरे ने 1943, बट सीडी मॉर्गन ने इसको पर्सनैलिटी असेसमेंट के लिए मदद किया है और कन्वर्ट किया है, ठीक है। तो मैंने पूछा था पर्सनैलिटी असेसमेंट के लिए, ठीक है। ओके, फोर्थ क्वेश्चन इज अ गर्ल इज अटैच्ड टू हर फादर इन सर्टेन वेज, which tendency is called this tendency is called, मतलब एक लड़की अपने पिता के साथ अटैच्ड है कुछ तरीकों से, मतलब जहां भी, मतलब आपको पता है उनका जोड़ी बहुत अच्छा लगता है, पापा और बेटी जो है वो घूमने जाते हैं, ठीक है, फिर वो ज्यादा प्यार करते हैं अपने बेटी को, उस तरह से ये जो टेंडेंसी है इसको क्या कहते हैं? ओडिपस, इलेक्ट्रा, सेफालोकॉर्डल, प्रॉक्सिमोडिस्टल, क्या कहेंगे, कौन सा टेंडेंसी है? पॉज करके बताइए, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन है ये वाला। तो इलेक्ट्रा टेंडेंसी कहेंगे जब एक गर्ल अपने फादर के साथ जुड़ा हुआ है, और अगर एक लड़का अपने माँ के साथ जुड़ा हुआ होता तो उसको ऑडिपस कहते हैं, ठीक है। ओके, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सैंग्विन पर्सनैलिटी? सैंग्विन पर्सनैलिटी का कौन सा एक कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? लाइट हार्टेड, ऑप्टिमिस्टिक, होपफुल, लैक एनर्जी, कौन सा एक नहीं है पूछ रहा है, अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, पॉज करके बताइए। इसका आंसर है लैक एनर्जी, इनमें एनर्जी कम होता है, ये झूठ है क्योंकि उनमें एनर्जी होता है, ठीक है। इट इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक पूछा गया था, ठीक है। ओके, चलिए आज का टिक क्या है? बी अ सुपरस्टार इन योर गैलेक्सी। आप अपनी गैलेक्सी में एक बड़ा सा तारा बन जाइए जब आप कुछ अचीव कर लोगे। फ्रॉम एडुचेंट्स, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द सेशन इफ दिस क्लास सीम्स हेल्पफुल टू यू। थैंक यू once again.